हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि अलग अलग कंपटीशन में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं। और आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एसएससी, रेलवे, केवीएस या डीएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। एंड द राइट आंसर इज मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अब यदि हम निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो हमारे निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी कारण से हम प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो है वो हमारे पहले मुख्य चुनाव अधिकारी या मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल जो है चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल 280 यानी 280 आर्टिकल चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। एंड द राइट आंसर इज अनुच्छेद 161 161 अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल मृत्युदंड और सैनिक न्यायालय को छोड़कर बाकी केसों में क्षमादान की शक्ति रखता है। अब यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 72 की, तो आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अब यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 280 की, तो आर्टिकल 280 चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 123 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक शासक था जिसने बौद्ध धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कभी भी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। अब यदि हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को, क्योंकि इसने कभी भी कोई भी जंग नहीं हारी थी या इसने हमेशा जीत हासिल की थी जंग में। इसी कारण से इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब यदि हम डूरंड रेखा की बात करते हैं तो डूरंड रेखा की स्थापना मार्टिमर डूरंड ने की थी 1886 के अंदर। इसी प्रकार से हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है और इसका निर्धारण 1914 या 1914 में किया गया था। इसी प्रकार से रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था और साइरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। इसी प्रकार से 38वीं समांतर रेखा की बात करते हैं तो यह रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में स्थित है या उन दोनों के बीच में सीमा बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी भी देश की सीमा, इनमें से कोई ना कोई सीमा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। हमेशा एक सीमा आपको जरूर पूछी जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से भारतीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहां पर स्थित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई के अंदर शेयर बाजार का मुख्यालय स्थित है। अब यदि बात करते हैं कि शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 के अंदर भारतीय शेयर बाजार की स्थापना हुई थी। इसे हम NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार का आयोजन कहां पर किया जाता है। एंड द राइट आंसर इज स्टॉकहोम। स्टॉकहोम के अंदर नोबेल पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। अब यदि हम नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 से दिए जा रहे हैं और ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और वो 6 फील्ड है, साहित्य या लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, पीस या शांति और इकोनॉमिक्स। इनके अंदर ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, परंतु 1968 से इकोनॉमिक्स के अंदर भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां पर दिया जाता है, तो ओस्लो के अंदर जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब यदि हम ओस्लो की बात करते हैं तो ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है। याद रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान के अंदर दिलवाड़ा के मंदिर स्थित हैं। अब यदि दिलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो 5 मंदिरों का एक समूह है और ये जैन मंदिर है। अब यदि हम इन मंदिरों की बात करें तो ये मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है और माउंट आबू नामक एक शहर है या स्थान है जहां पर ये मंदिर स्थित है। माउंट आबू के अंदर ही अरावली की पर्वतमाला की सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, एंड द राइट आंसर इज केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आरआरबी में कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मुगलों और राजपूतों के बीच में खानवा की लड़ाई कब हुई थी, एंड द राइट आंसर इज 1527 में मुगलों और राजपूतों के बीच में खानवा की लड़ाई हुई थी। अब यह लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तो यह लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। अब यदि हम अपने फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं 1526 में क्या हुआ था, तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और ये किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी और इसी युद्ध से भारत वंश के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अब यदि हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया था, तो बाबर को भारत आने का निमंत्रण इब्राहिम लोदी के भाई दौलत खान लोदी ने दिया था। और बाबर की जीत इसलिए हुई थी क्योंकि बाबर ने पहली बार इस युद्ध के अंदर बारूद का इस्तेमाल किया था और तुलुगमा पद्धति जो है उसका यूज करके या उसका उपयोग करके बाबर ने यह युद्ध जीता था। अब यदि हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर की आत्मकथा जो है वो तुजुके बाबरी है, जिसे कि हम बाबरनामा भी कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है, तो तुजुके बाबरी और बाबरनामा जो है ये बाबर की आत्मकथा है। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मुगल वंश ने किन शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो बाबर और शाहजहां ने केवल अपनी आत्मकथा लिखी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है, एंड द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अब यदि हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और किस लिए मिला था, अपनी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब रविंद्रनाथ टैगोर का दूसरा नाम क्या है, तो इन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। और गुरुदेव इन्हें किसने कहा था, यह उपाधि इन्हें किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने इन्हें यह उपाधि दी थी। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अब यदि फर्स्ट ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इनकी फेमस पुस्तक थी आनंद मठ, जो कि 1882 में लिखी गई थी, और दूसरी इनकी फेमस पुस्तक थी दुर्गेश नंदिनी, जो कि 1865 में लिखी थी। तो अब याद रखिएगा आनंद मठ 1882 एंड दुर्गेश नंदिनी 1865 के अंदर। अब यदि हम बात करें थर्ड ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद की 2 बुक्स हैं, गोदान और गोभान। तो ये दोनों बुक्स काफी फेमस थी, वैसे तो इनकी बहुत सारी बुक्स थी मगर गोदान और गोभान जो है वो बहुत अधिक फेमस थी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार से लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने 1920 या 1920 के अंदर खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये बलूचिस्तान के रहने वाले थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। अब यदि हम बात करते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी याद रखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। इसी प्रकार से शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। इसी प्रकार से कवक की बात करते हैं हम, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और मशरूम एक ऐसी कवक होती है जिसे कि हम खा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा आप, चारों को आप याद कर सकते हैं, इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गलत जोड़े को चुनिए, तो अंडा सिल्वर क्रांति बिल्कुल सही बात है, मांस लाल क्रांति बिल्कुल सही बात है, और झींगा नीली क्रांति बिल्कुल गलत है। नीली क्रांति जो है वो मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। अब यदि हम बात करते हैं झींगा क्रांति किससे संबंधित, झींगे के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगे के उत्पादन से संबंधित है। देखिए गोल्डन फाइबर जो है ये जूट से संबंधित है, और वहीं सिल्वर फाइबर की बात करते हैं तो ये कॉटन से संबंधित है। अब यदि बात करें कि गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल्डन क्रांति जो है वो फलों के उत्पादन से संबंधित है।
और फलों के उत्पादन को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। याद रखिए, हॉर्टिकल्चर जो है वो फलों के उत्पादन को कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। एंड द राइट आंसर इज सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब यदि सुल्तान जैनुल आबिदीन की बात करते हैं तो इसने भी अकबर की तरह सभी धर्मों को सम्मान दिया था और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का इसने प्रयास किया था। अब यदि हम अकबर की बात करें तो अकबर जो है एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जो कि अनपढ़ था, और अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा के अंदर है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अकबर के समय में ही भारत में आई थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा इसे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विधानसभा नहीं होती वहां का शासन किसके अधीन होता है। एंड द राइट आंसर इज उपराज्यपाल के अंदर अधीन होता है। उपराज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के निर्देश के ऊपर ही कार्य करता है। अब यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शामिल होने के बाद में इनकी संख्या कुल 9 हो गई है। अब यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडुचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए, भील जो है वो गुजरात है, बिल्कुल सही है। गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश से है, बिल्कुल सही है। कोटा जनजाति जो है वो तमिलनाडु से है, और टोडा जो है वो केरल से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।